अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज की ये जो वीडियो है दैट इज़ टोटली अबाउट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फ्रॉम द इंटरनल ऑफ द चैप्टर्स 1 to 11। ठीक है, फॉर ऑल 22 पंजाब बोर्ड्स। जितने भी पंजाब 22 बोर्ड्स हैं उनके, ये 9 बोर्ड्स हैं टोटल, उनके जो टेक्स्ट बुक हैं उनके 1 से 11 चैप्टर, उनके अंदर से ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, रिपीटेडली आते हैं। मैंने कोशिश की कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो रिपीटेडली 5 ईयर में ना आया हो। ठीक है जी। इससे पहले मैं जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। देखें, एक तो मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे वीडियो अपलोड की हुई है जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पे वीडियो अपलोड की हुई है। और इसके अलावा जो पेयरिंग स्कीम फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फॉर 2024, वो भी मैंने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनल ऑफ द चैप्टर। तो आइए इसका प्रॉपर आगाज़ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो शायद आप ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियो से फेमिलियर हैं तो देन आपको पता होगा कि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो ऑथेंटिक भी होती है और वो मैं अपनी प्रॉपर उस पर रिसर्च करके फिर आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें मेरी काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी मेहनत की मैंने आप लोगों के लिए। ये मैंने खुद लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस खुद निकाले हैं, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। तो एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। जी, हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूल, व्हाट डू यू नो अबाउट हेमोग्लोबिन एंड इट्स फंक्शन। ये मैंने इकट्ठा कर दिया, मॉलिक्यूल को डिफाइन करें, इसकी एग्जांपल दे दें, और साथ में आपने ये भी बताना है जो हीमोग्लोबिन है ये कैसे बना होता है, मतलब ये कितने एटम से मिलकर बना है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, व्हाट्सोएवर, इसका फंक्शन क्या है, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, आपने बताना है। डिफाइन आयन विद एग्जांपल्स, और इसके साथ आपने क्या बताना है कि जो कैटायन फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद है थर्ड, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन विद एग्जांपल्स हाउ दे आर जनरेटेड। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड गिव एग्जांपल्स। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से नहीं है। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये ज़्यादा दफ़ा रिपीटेडली आ चुका है। डिफाइन आइसोटोप्स विद एग्जांपल्स, वाई दे हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, राइट इट्स प्रिंसिपल, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ है, बहरहाल इसका प्रिंसिपल ज़्यादा पूछता है। इसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट मैस स्पेक्ट्रम एंड आयन कलेक्टर, ये क्वेश्चन कम कम पूछता है लेकिन पूछ लेता है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेट्स टू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो फिर आपको पता होगा कौन सी टर्म्स को हमने एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। जी, तो जो टर्म्स हैं जिनको हमने डिफाइन करना विद एग्जांपल्स, विच इज़ मोल, एवोगैड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। इसके बाद 12 क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, इसको हमने जस्टिफाई करना है। ठीक है, इसको एवोगैड्रो नंबर या कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से, दोनों से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज स्टोकियोमेट्री, राइट इट्स अजम्पशंस, 3 इसकी अजम्पशंस हैं, डिफाइन करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, 12वां और 13वां। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स, वाई वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली, यानी हम जानबूझ के लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज रिएक्शन को फास्ट करता है वगैरह वगैरह, ये आपने सारा पढ़ा होगा। हाउ वी कैन डिटर्मिन दी लिमिटिंग रिएक्टेंट, हम लिमिटिंग, इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं, उससे हम डिटर्मिन करते हैं किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को। ठीक है, 3 स्टेप्स आपने लिखने हैं। डिफाइन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी और परसेंटेज यील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 15 है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये 17 क्वेश्चन जो है। इसके बाद एक्सरसाइज का 9 और 25 आपने करना है। ठीक हो गया। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 25 है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, मतलब 6 7 7, ये आपने अच्छे से करने हैं, और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आते भी हैं बोर्ड में। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है हमारा,
एनालिटिकल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। और यहाँ पे जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो 4 होते हैं, वो आपने लिखने हैं। हाउ फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड, फिल्टर पेपर को फोल्ड करने का तरीका। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्लूटेड फिल्टर पेपर, हाउ इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता होता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज गूज क्रूसिबल, वाई सोल्यूशन लाइक KMnO4 एंड HCl कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू इट। यहाँ पे ऑक्सीजन का वो छोटा डल गया मुझसे, लेकिन ये वो बड़ा है। तो देखें इसका एक तो गूज क्रूसिबल के बारे में आपने बताना है, फिर ये बताना है KMnO4 वगैरह और HCl इसमें से क्यों हम फिल्टर नहीं कर सकते। व्हाट डू यू नो अबाउट सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, इसमें सिंपली सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कूलिंग जो है वो हम कैसे करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, ये 2 तरह से की जाती है। 8वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी नीचे चला गया है और ये रैंडम, चलो खैर। हाउ क्रिस्टल्स कैन बी ड्राइड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, विच वन इज़ द रिलायबल मैथड। तो 3 तरीके होते हैं, तो इसमें जो वैक्यूम डेसिकेटर है वो सबसे बेस्ट मैथड होता है, रिलायबल मैथड होता है जी। नेक्स्ट पेज हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 का ये अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ अनडिज़ायरेबल कलर इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनिमल चारकोल से हम रिमूव करते हैं। 10 है डिफाइन सब्लिमेशन विद एग्जांपल्स एंड डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। 11 है डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 है वाई आयोडीन नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ KI, इंपॉर्टेंट है। 13 what is chromatography, differentiate between stationary and mobile phase। 14 differentiate between adsorption and partition chromatography, most important short question है। adsorption में stationary phase solid होता है और partition में liquid होता है, ये basic difference example वगैरह देनी है। 15 है what is RF factor, why it has no unit। तो यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दोनों लेंथ्स की रेशियो के दरमियान होता है, तो इसलिए यूनिट नहीं होता। बहरहाल RF को आपने डिफाइन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 है हमारे पास राइट डाउन यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के इसके आपने क्वेश्चंस करने हैं 4, 5, 6, 8 और 9, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से करना है। और वाई वी नीड क्रिस्टलाइज क्रूड प्रोडक्ट, ये ख़ास तौर पे करना है आपने। ठीक हो गया, तो बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला। इसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 ATM, राइट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर विद देयर वैल्यूज़। ये यूनिट्स भी लिखने हैं जो डिफरेंट हैं प्रेशर के, लाइक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा हमारे पास मिलीमीटर मरकरी है, सेंटीमीटर मरकरी है, ठीक है, टॉर है, PSI है, तो साथ उनकी वैल्यूज़ भी लिखनी है। इसके बाद है स्टेट बॉयज़ लॉ विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, बॉयज़ लॉ को डिफाइन करें और साथ में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दें, ठीक है। इसके बाद है थर्ड व्हाट इज़ आइसोथर्म, व्हाट हैपन्स टू इट व्हेन टेम्परेचर इज़ चेंज्ड। तो जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं आइसोथर्म का, ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनने वाली कर्व होती है, तो जब हम ज़्यादा करते हैं टेम्परेचर को तो ये अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस चली जाती है, ठीक है, आइसोथर्म की बात करूँ। 4 है हमारे पास स्टेट चार्ल्स लॉ विद इट्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हम 5 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। राइट डाउन द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। अच्छा, ये चार्ल्स लॉ की सिंपल स्टेटमेंट से डिफरेंट है। इसमें जब हम कहते हैं ना, मतलब इसको डिफाइन करना है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। ये वो वाली डेफिनेशन है, ठीक है, मैंने पूरी करके दे दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद है छठा हमारे पास व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वाई इट्स प्रैक्टिकली अनअटेनेबल। तो इसकी सारी वजूहत आपने लिखनी। 0 केल्विन को कहते हैं प्रैक्टिकली अनअटेनेबल, इसलिए होता है बिकॉज इस पर पहुंचने से पहले या तो गैस लिक्विड या सॉलिड बन चुकी होती है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी लो टेम्परेचर और ये अचीवेबल नहीं है प्रैक्टिकली। 7 है डिराइव जनरल गैस इक्वेशन फ्रॉम गैस लॉस। तो PV = nRT को आपने सारे गैस लॉस को मिला के डिराइव करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8 डिराइव कॉमन यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर, राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। कॉमन यूनिट आपने यहाँ पे डिराइव करना है जिसमें प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेना है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह SI यूनिट्स हैं, इसमें हमने प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विद देयर वैल्यूज़, ये सारा कुछ आपने करना होता है, बुक में लिखा है, देख लीजिएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 10 है डिराइव रिलेशनशिप टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, यानी D = PM/RT, ये हमने प्रूफ करना है और ये हो जाएगा। स्टेट एवोगैड्रोस लॉ विद एग्जांपल्स, ये इसमें स्टेटमेंट है। Why sizes and masses do not affect the volume of ideal gases, because the distance होता है between the
molecules of the gas, it's about 300 times more as compared to their size and radius. तो इसलिए वो अफेक्ट नहीं करता उनका साइज़ या उनका जो मैस होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, उनके वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता अगर गैसेस आइडियली बिहेव कर रही हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वाई पायलट्स फील अनकम्फर्टेबल एट हाई आल्टीट्यूड। ये वन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ही है। इसको अगर आप याद करोगे चारों को तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन की बात कर रहा था। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डाल्टन्स लॉ एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये भी एप्लीकेशन में से ही है। वाई पायलट्स फील अनकम्फर्टेबल एट हाई आल्टीट्यूड, ये भी जो है ये एप्लीकेशंस में ही है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, जो एग्जांपल्स के साथ आप इनको डिफाइन करें। व्हाट इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी इसमें ग्राहम्स लॉ को स्टेट करना है आपने। ठीक है। और इसके बाद है राइट 4 पोस्टुलेट ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के 4 पोस्टुलेट वो याद करें जिसमें 2 फॉल्टी भी हैं। 40 अजम्पशंस वाले भी कर लें क्योंकि वो अलग से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो लिख पाएँ। और वो 40 अजम्पशंस आपको पता है, एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। और एक होता है हमारे पास देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग दी गैस मॉलिक्यूल्स। ये दोनों भी साथ याद इसके कर लीजिएगा। डिफाइन मीन स्क्वायर एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। डिफरेंट डेरिवेशन ऑफ बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, यानी P इज इक्वल टू 1/3 mnc मीन स्क्वायर, ये काइनेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें से आपने बॉयज़ एंड चार्ल्स लॉ को डिराइव करना है। लेकिन ग्राहम्स लॉ और जो दूसरा हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ, उसको भी आप डिराइव करना सीख लीजिएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली वो पहले 2 पूछता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और बड़े क्लोज करके सर ने लिखे हैं, ऊपर कोई एरो शेरो भी नहीं चल रहा। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैंने इस तरह से कभी वीडियो बनाई नहीं है तो आज बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं समझ आ रही तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है। वीडियो के स्क्रीनशॉट स्टॉप करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो तब भी आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा। जल्दी मूव करते हैं। देखें 11 चैप्टर्स हैं, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, आपने परेशान नहीं होना। ये आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं, आपके फ़ायदे के लिए ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आइए आगे मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 21। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना। मैं जिस तरह से डिटेल में आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर 40 मिनट अपने या 30 मिनट सर्व कर लेते हैं ना, वक्फ कर लेते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। परेशान नहीं होना, वीडियो की लेंथ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं चाहता तो जल्दी भी इसको निकाल सकता था, लेकिन मैं प्रॉपरली आपको गाइड करके साथ थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प भी हो जाए, तो आपको पता हो कितना लिखना है इसमें। ठीक हो गया। 21 डिफाइन द टर्म TC, PC एंड VC विद एग्जाम्पल्स, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। व्हाट इज़ जॉल थॉम्सन इफेक्ट, व्हाट आर फॉल्टी अजम्पशंस इन KMT। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया 2 क्वेश्चंस को। खैर, डिराइव यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B, A और B दोनों वैन डर वाल कांस्टेंट हैं, इनके यूनिट्स निकालने और साथ इनकी सिग्निफिकेंस बतानी है। सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर A और B दोनों की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस हमारे पास ज़्यादा नॉन आइडियली बिहेव करेगी, और अगर A और B की वैल्यू कम होगी तो गैसेस जो हैं वो ज़्यादा आइडियली बिहेव करेंगी। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की A और B की वैल्यू स्मॉल होती है और वो ज़्यादा क्लोज टू आइडियल बिहेवियर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ प्लाज्मा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्ट। प्लाज्मा को डिफाइन करना है, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा के दरमियान आपने फ़र्क लिखना है। लाइन लगा के लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, साथ एग्जांपल देनी है तो दे सकते हैं। व्हाट आर द देनी चाहिए बल्कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की क्या खसूसियात हैं। ये बड़ा ही स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्वेश्चन है। असर ये होता है पेपर में क्वेश्चन कोई भी आए प्लाज्मा से रिलेटेड तो स्टूडेंट लिखने बैठ जाते हैं प्लाज्मा इज फाउंड एवरीवेयर, ये वो। तो ऐसे नहीं लिखना, स्पेसिफिकली टू द पॉइंट लिखना है। प्लाज्मा की करेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो यही लिखनी है। इसके बाद है राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा इन डेली लाइफ। तो 2-3 लिख दें शॉर्ट में, 2 भी लिख दें तो काफ़ी होंगी, 3 लिख दें बहुत ज़्यादा है, और 4 लिख दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा जी, वेयर प्लाज्मा इज़ फाउंड, तो प्लाज्मा कहाँ मिलता है, ये आप काफ़ी ज़्यादा इस पर अपना डिटेल नोट लिख सकते हैं छोटा सा करके। इसके अलावा एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं, 13 पूरा कर लें, 15 का 3, 4 और 5 पार्ट लाजमी कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आते रहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है, इसमें देखें डिफ्रेंशिएट। अच्छा, पिछले जो चैप्टर में मैं आपको 3rd में बता ही नहीं सका कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जितने मैंने मेंशन किए ना वहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे रिपीटेडली आए हुए हैं। ठीक है। कोई 1-2 होगा शायद जो इसमें से लेस इंपॉर्टेंट हो। बहरहाल चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेज इंपॉर्टेंट है। डिफाइन डायपोल फोर्सेज विद एन एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर डी बाय फोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 है YF2 गैस वाइल I2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये वैन डर वाल
जो फोर्सेस हैं उनमें से है। आयोडीन ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है, फ्लोरीन कम साइज़ की होती है। पोलराइजेबिलिटी का डिफरेंस है, आयोडीन की ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस होंगी, वगैरह वगैरह। पांचवा क्वेश्चन है वाई इथेन इज़ गैस वाइल हेक्सेन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेम वही बात है, हेक्सेन में जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो 20 होते हैं, जो इथेन है इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, पता नहीं मैंने कार्बन बोल दिया, पीछे जो नंबर ऑफ टोटल एटम्स हैं इथेन में वो होते हैं टोटल 6, और हेक्सेन में जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो यहाँ पे भी साइज़ के डिफरेंस की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का डिफरेंस होगा। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस होंगी वो कहाँ पे होंगी, यस वो होंगी हेक्सेन में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। वही सेम बात है, डाउन द ग्रुप जाएंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, तो साइज़ बढ़ेगा। साइज़ के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो अभी तक मैंने बोले। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ जाता है वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है आइस जब बनती है तो 9% मोर स्पेसेस जो है वो डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे सीज होते हैं, और ऐसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बहरहाल हाउ सॉल्युबिलिटी एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन, बल्कि 2 ऑफ द एप्लीकेशन है ये। वाई HF इज़ वीकर एसिड दैन HCl, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF जो है वो अपना प्रोटोन जल्दी नहीं डोनेट कर पाता, वाइल HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग निश्ता नहीं होती। तो HCl जो है वो इजीली आयनाइजेबल है इन वाटर, दैट इज़ वाई HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू HF। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन HF। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF में भी और वाटर में भी, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी तगड़ी होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे तगड़े बन के रहिएगा, पेपर के लिए तैयारी कीजिएगा, जैसे वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप में भी स्ट्रॉन्ग जो है वो इस वक्त एनर्जी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई वाटर इज लिक्विड बट H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। इसकी भी वजह वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2S में नहीं होती। ठीक हो गया, नहीं होती, स्ट्रॉन्ग वीक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, H2S में होती नहीं, डायपोल डायपोल फोर्सेज होती हैं। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, निमैटिक, स्मैक्टिक, कोलेस्ट्रिक, ये 3 नाम है, बाकी लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में लिखना है। हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर एंड इन मेडिकल फील्ड्स, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूजेस में से, तो ये दोनों यूजेस आप लिख दें शॉर्टली करके। डिफरेंशिएट, अगल अलग आ जाए तो फिर पूरा पूरा लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, दोनों में फ़र्क करना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। ये जो टर्म्स है ना, एनआइसोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन, टेम्परेचर, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग में भी दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। एग्जांपल्स इनकी कम अज़ कम एक एक सब के साथ आपने करनी है, और ये क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में से है। नेक्स्ट है 17 व्हाट इज़ क्रिस्टल लेटस एंड लेटस पॉइंट्स, ये कम आता है लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। 18 क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिट सेल, ये भी कम आता है, आ जाता है, ये कभी कभी लॉन्ग में भी दे देता है। ठीक है जी। इसके बाद है 19 डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी विद एन एग्जांपल, ये अच्छे से कर लीजिएगा, 7 में भी ये रिपीट होता है लेटेस्ट एनर्जी, और यहाँ पे भी है। नेक्स्ट हमारे पास है 20 राइट शॉर्टली अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये नॉर्मली तो लॉन्ग आता है लेकिन शॉर्ट करके आप से पूछ सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पूल और गैस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 मेटेलिक सॉलिड शो मेटेलिक लस्टर गिव रीजन, ये भी आ जाता होता है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सॉलिड्स। 1 2 3 1 2 3 या ABC, ये हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, और 1 2 1 2 या AB जो अरेंजमेंट होती है, दिस इज़ दी हेक्सागोनल पैकिंग। अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये लिक्विड पोर्शन में से है, बहुत अच्छे से इसको करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये सॉलिड पोर्शन में से है, इसको भी बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में आने ना तो लाजमी 2 एक्सरसाइज में से होंगे। ठीक है जी, तो इन्हीं में से होंगे, इसलिए इनको भी साथ आपने अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 5 पे जल्दी से मूव करते हैं। देखिए 4 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट 18 मिनट्स में, और साथ साथ आपको गाइडलाइंस भी मिल गई हैं, तो बिल्कुल आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बताऊँ, लेकिन माय डियर्स थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज देयर आर 11 चैप्टर्स, ठीक है, इन दिस वीडियो। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 है सर, ये बहुत मुश्किल होता है, इसके थोड़े कम बताइएगा।
तो बेफिक्र हो जाएं, थोड़े बताएं मैंने क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हैं। यही जो क्वेश्चंस हैं यही बोर्ड में पेपर में आते हैं। पहला है शॉर्टली एक्सप्लेन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में थोड़ा बताएं। कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स प्रूव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पैडल व्हील वाला है, इसमें डायग्राम भी आपने बनानी है, ठीक है। पैडल व्हील को घुमाता है तो इट मीन्स इनका मैस भी होता है कैथोड रेज का, दे हैव वेलोसिटी एज वेल, दैट इज़ वाई दे हैव मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। सो प्रूव्ड के ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। इसके बाद है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन जस्टिफाई। इनके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट रखना है जिसमें से कैथोड रेज पास ना कर पाएँ, ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट ना हो, शीशे की तरह। ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका साया बन जाएगा, शैडो बन जाएगा, तो इससे साबित हो जाएगा कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। हाउ अ न्यूट्रॉन डिकेज, न्यूट्रॉन जब डिके होता है ना, इससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है। इक्वेशन भी साथ लिखनी है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं पहले को छोड़ के। पहला कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स और हाउ न्यूट्रॉन्स यूज इन फिशन रिएक्शंस। इसमें आपने स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन्स में एनर्जी का डिफरेंस भी बताना है नंबर 1, और साथ में उनकी इक्वेशंस भी लिखनी है। और ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मिलिकन्स वाला ऑयल ड्रॉप मेथड है ना, उसके एंड पे ये गिवन है, जो हमारे पास E/m वैल्यू है उसमें से फिर हमने ये निकालना होता है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी मिलिकन ने निकाल दी थी, E/m वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी J.J. थॉम्सन वाली थी। तो मिला के हमने इनमें से जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³ kg वो निकालना होता है, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट है। 7 है व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। 2 मेन डिफेक्ट्स हैं, 3 भी स्टूडेंट्स लिख देते हैं। अच्छा, राइट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में 4-5 पोस्टुलेट्स हैं, तो 2 आपने कम से कम लिख लेने हैं। इसके बाद है हाउ एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जब लोअर से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है या हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है। लोअर से हायर में जाएगा एब्जॉर्ब होगी, हायर से लोअर में आएगा तो एमिट होगी। अदरवाइज जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, दैट इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। तो यही आपने यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी है। 11 है डिफाइन स्पेक्ट्रम, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, आपको लग रहा होगा जैसे कैथोड रेज जो हैं वो उनकी जो E/m वैल्यू उनकी इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू के बराबर ही क्यों होती है, एक्सरसाइज में मौजूद है। पॉजिटिव रेज को कैना और रेज क्यों कहते हैं, भाई ये मैंने क्यों नहीं लिखे, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 5। तो इसलिए वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को याद करोगे तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि आपने साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है चैप्टर नंबर 5 का, तो साथ में आपके वो भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो यहाँ पे मैंने छोड़े हैं। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि कुछ क्वेश्चंस मैंने जो बोर्ड में आते हैं वो मैंने छोड़े क्यों हुए। तो वो मैंने छोड़े नहीं हुए, वो बेसिकली एक्सरसाइज में से हैं। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, एक्सरसाइज में भी लिखूंगा, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ इसलिए नहीं लिखे, तो वो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में जाके करोगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विद देयर रीजन्स। इसमें लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट एंड पफन सीरीज़ हैं। पहली जो है वो हमारे पास सीरीज़ में से वो आती है हमारे पास यूवी में, बाकी नेक्स्ट सेकंड जो है वो विजिबल में आती है और आखिरी 3 IR में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये टोटल वैसे जो हमारे पास है ना रीजन्स वो 8 होते हैं। ये भी अक्सर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि 7 होते हैं 8 होते हैं। तो रेडिएशंस के टोटल रीजन 8 हैं कॉस्मिक रीजन को ऐड करके। इसके बाद है 14, व्हाट इज सीमेंस एंड स्टार्क इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोजले लॉ एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, डिफाइन क्वांटम नंबर्स, राइट दी 4 क्वांटम नंबर्स। इसमें प्रिंसिपल, एजिम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर हैं। इसके अलावा इनको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शॉर्ट में आ जाता होता है। व्हाट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी शॉर्ट में पूछ लेता है। व्हाट इज़ ऑफ बाय एंड पॉलिज एक्सप्लेन प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ हॉर्न्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। डिफाइन N+L रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले 20 एलिमेंट की लाजमी याद करें और स्पेशली याद करें किनकी भला, क्रोमियम की और कॉपर की। क्रोमियम 24 है, कॉपर 29 है। एक्सेप्शनली ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्रोमियम के डी में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बनाने हैं आपने, और कॉपर के डी के अंदर यानी 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आपने पेयर्ड करके बनाने होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ कर लेना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5।
अब हम चैप्टर नंबर 6 पे जल्दी से मूव करते हैं जी। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है, आपको पता है चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग पे है, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर पे था, चैप्टर नंबर 4 लिक्विड और सॉलिड्स है। तो चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, व्हाई इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। बहुत दफ़ा पूछा जाता है, यूनिवर्सल इसलिए नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाउंड लाइक PCl5 SF6 में या तो इलेक्ट्रॉन 8 से वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम होता है उसके ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो इस तरह करके ये मैंने ज़्यादा वाली बताई, BF3 में कम भी रहते हैं, ठीक है, बोरोन के। तो ये आप इसमें एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। बहुत प्रिसाइज आंसर है इसका, 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में। पहला ये है कि वो उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि जो हमारे पास नेबरिंग एटम्स होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये इसकी 2 रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर व्हाइल एनायन रेडियस इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। कैटायन का छोटा रेडियस इसलिए होता है अपने पेरेंट एटम से, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाती है, बाद का शेल भी रिमूव हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 4, डिफाइन कोवलेंट रेडियस विद एग्जाम्पल। थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, 4 वाला कम कम आता है लेकिन आ जाता है। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, हाउ इट वेरीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी इज मेटालिक इंडेक्स ऑफ फॉर द एलिमेंट्स जस्टिफाई, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जिन एलिमेंट्स की कम होती है वो अच्छी मेटल्स होती हैं, जिनकी ज़्यादा होती है वो उतनी अच्छी मेटल्स नहीं होती। लाइक अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम के दरमियान कंपैरिजन करूं तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये अच्छी मेटल है। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो जो मैग्नीशियम है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई सोडियम इज़ बेटर एंड गुड मेटल कंपैरेटिव टू मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, यस, डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइटेड स्ट्रैंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अच्छा, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तीनों का एक ही ट्रेंड है। लेफ्ट टू राइट ये बढ़ती हैं पीरियड में और टॉप टू बॉटम ये ग्रुप में कम होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है वाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, ये भी आ जाता होता है, इंपॉर्टेंट है। वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी साथ रीजन भी लिखनी है, बुक में लिखा हुआ है इसका आंसर। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाउ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज वेरीज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। हाउ वी कैन, ये जो 11वां भी मैंने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला पढ़ा है, ये भी बड़ा पूछा जाता है पेपर में। हाउ वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 से 0.4 तक है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, 0.5 से लेके 1.7 तक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हो 1.7 से भी तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है। 13, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। 14, डिफाइन आयनिक एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। 15, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लिवस मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। 16 है, राइट मेन अजम्पशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये एक ही है मेन जो पहले वाली अजम्पशन है, ठीक है। मेन अजम्पशन है ये पहली या दूसरी बनती है, मेन है कि जो सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बोथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो मैक्सिमम अपार्ट रहते हैं टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये वो वाला है। 17 है, वाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लॉन पेयर होता है ना वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस होता है, बॉन्ड पेयर दोनों न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस में होता है, दैट इज वाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई एमओटी सुपीरियर ओवर वीवीटी, इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई हीलियम मॉलिक्यूल यानी He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमओटी की बेस पे अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो वो 0 आता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और He2 मॉलिक्यूल, इनके जो स्ट्रक्चर बनाने हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी वो सेम हैं, तो जब आप एक याद करोगे दूसरा आपको खुद ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा हीलियम का, हाइड्रोजन का 1 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट डाउन फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉन्ड एनर्जी। ये बेसिकली 2-3 हैं, हैब्रिडाइजेशन इसमें हो सकती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो सकती है, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें, साइज़ वगैरह हो सकता है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। डिफाइन डायपोल मोमेंट एंड परसेंटेज आयनिक करैक्टर, डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी इसके अंदर ही है। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ओवर आयनिक डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइज बाय 100 विच इज कॉल्ड परसेंटेज आयनिक करैक्टर। सो 25 है हमारे पास,
डिफाइन आइसोमरिज्म विद एग्जांपल्स, व्हाई आइसोमरिज्म डू नॉट शो बाय आयनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म इसलिए नहीं शो करते बिकॉज दे आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। आइसोमरिज्म के लिए शर्त है कि बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल हो और रिजिड हो, जैसा कि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें एंगल्स बनते हैं, जैसे मीथेन में 109.5 डिग्रीज का एंगल बनता है, तो आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई दे नो शो आइसोमरिज्म बट दे शो आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें आपने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन करना है वो 18 है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है। इतनी दफ़ा मैंने बोल दिया, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट अब आपने इसको समझना है। बहुत ज़्यादा स्पीड लगाइए, यकीन माने मैं इसके काफ़ी ज़्यादा, ये मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ स्लाइड्स के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टेक लेने पड़ रहे हैं, रीटेक्स जिनको हम कहते हैं, बार बार जहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि मैंने सही नहीं बोल पाया, फिर भी अभी भी आपको लग रहा है ना तो मैं सही नहीं बोल पा रहा, तो गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर। बेसिकली आपको इस वक्त गुस्सा ना मुझ पे नहीं आना चाहिए, बुक्स पे आना चाहिए, और अपने आप पे भी थोड़ा सा कर लें, क्योंकि सारा साल अगर आपने नहीं पढ़ा तो इतना गुस्सा तो फिर अपने आप पे बनता है। कुछ तोड़ना नहीं है, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं तोड़ना, हाँ ग्लास अगर है शीशे का उसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी अम्मी की इजाज़त के बगैर आपने नहीं तोड़ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, और आप में से शायद ये भी कह रहे हो कि सर जी तुसी रह नहीं दो, तुसी तो बहुत टाइम ज़ाया कर रहे हो साडा। बहरहाल मैं कोशिश करूँ नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है तो भाई अपने स्क्रीनशॉट लें और उस पर आप अपना काम करें, लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शन से कम आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप अच्छे जो है वो क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 7 था, है वन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आ जाता होता है, कर लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री विद एग्जांपल्स, एग्जांपल साथ लाजमी लिखें, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, गिव एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन हीट एंड वर्क, व्हाई बोथ आर नॉट स्टेट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीट क्यों स्टेट फंक्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एंड ऑन द अदर हैंड वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट चीज़ को हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते, दैट इज वाई वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन, और हीट भी नहीं है। डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रूव डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी, ये आपकी बुक में डेरिवेशन है, करनी है। डिफाइन इन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी मैंने बोले सारे इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीटेड दिए आते हैं। डिफाइन इंथॉल्पी एंड प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, यहाँ पे आपका लॉन्ग भी साथ तैयार हो जाएगा, तो इंथॉल्पी को डिफाइन करके साथ डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी साबित करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 8वां क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद। मैं बड़ा सियाना हूँ, मैंने इतनी सारियों को एक ही क्वेश्चन में इकट्ठा कंपाइल कर दिया। बहरहाल इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये दोनों करने हैं। इंथॉल्पी ऑफ एटमाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इंथॉल्पी ऑफ कंबसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंथॉल्पी ऑफ सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर वाला भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये सारों के साथ एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन, इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ इंथॉल्पी चेंज इज इक्वल टू जीरो इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये भी उसी हेसेस लॉ के अंदर ही है जहाँ पे ABCD करके उसने बनाया हुआ है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने बना देना और साथ बता देना है एज ए होल इंथॉल्पी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी जीरो। दिस इज दी अनदर स्टेटमेंट ऑफ हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चन करने हैं 4 पूरा करना है, 5 करना है एंड 6 करना है, इनके पार्ट्स हैं, अच्छे से कर लें, वही चीज़ें हैं जो अभी हमने की हैं, ठीक है, चैप्टर के अंदर से। नेक्स्ट हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 था हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 आपको बता चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 8 विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, दोनों में फ़र्क करना है। एग्जाम्पल ज़रूर दे दें। व्हाट आर 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ रिएक्शन एंड विच वन इज़ द बेस्ट। देखो जी, 2 पॉसिबल स्टेट्स बताई गई थी कि पहला तो ये था कि एट इक्विलिब्रियम जो हमारे पास रिएक्शन है वो सीज कर जाता है, रुक जाता है, विच वर रॉन्ग, ठीक है। अब सेकंड जो बताई गई थी वो ये थी कि जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स इक्वल हो जाते हैं। इट सीम्स लाइक इट स्टॉप बट एक्चुअली इट इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो सेकंड पॉसिबिलिटी इज मोर अप्रोप्रिएट, तो यही आपने इसमें दोनों बतानी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ मैस, लॉ ऑफ मैस एक्शन, ठीक हो गया। ये डिफाइन करके और साथ प्रूव भी करना है। केस इज इक्वल टू वो जो जनरल इक्वेशन लेके, तो C⁻⁴ यानी कंसंट्रेशन वो वगैरह वगैरह, वो सारा आपको पता है, इक्वेशन आपने लिख देनी है। यूनिट्स ऑफ KC, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ना जो रिवर्सिबल हो, जैसे PCl5 रिवर्सिबली PCl3 + Cl2, उसके आपने यूनिट्स कैसे निकालने ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैट्रिक में भी आप चीज़ें कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। ये वीडियो बनाते बनाते ना मैं खुद भी थक रहा हूँ। अगर अब भी आपने कहा ना कि सर आपने सही नहीं बनाया, एक्सप्लेन पूरा नहीं किया, तो फिर देखना, बिकॉज देखें बेसिकली तो मैंने क्वेश्चंस बताने थे सिर्फ,
तो वो मैं ऐसे ही स्लाइड्स भी चला सकता था, लेकिन साथ साथ बताने का, बोलने का मकसद ये था कि आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल भी हो जाए वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ के सी हेल्प्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्शन से मुतालिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 8वां वो एक्सटेंट से रिलेटेड है, वो अलग है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक में डायरेक्शन बतानी होती है और एक में बताना होता है एक्सटेंट। एक्सटेंट हम के सी वैल्यू से चेक करते हैं और डायरेक्शन जो होती है वो हम के सी की पोजीशन से चेक करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 9, व्हाट इज़ ली चैटलर्स प्रिंसिपल, इसमें ली चैटलर्स प्रिंसिपल को आपने डिफाइन करना है। 10 है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन के सी, तो कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता के सी की ना वैल्यू को ना पोजीशन को, बट फॉरवर्ड और रिवर्स को तेज़ कर देता है रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट इक्विलिब्रियम विल अटेन अर्लियर, ये इसका आंसर है। और एक और मज़े की बात आपको यहाँ पे बताते चलूँ, सिर्फ टेम्परेचर वो फैक्टर है विच कैन चेंज द वैल्यू ऑफ के सी, अदरवाइज बाकी प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन वगैरह वो पोजीशन चेंज करते हैं, केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करते, लेकिन कैटलिस्ट दोनों को ही चेंज नहीं कर पाता, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्या मूव करना है, हाँ जी 11 पे, हाउ द यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज, ये आपने ली चैटलर्स प्रिंसिपल के मुताबिक लिखना है, कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्टिमम कंडीशन जब आपने बतानी है ना, जो अगला क्वेश्चन है 12, तो तब आपने ये बताना है कि हैबर ने कौन सी चीज़ें इसमें की, और इसमें सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो टेम्परेचर का आएगा, कि ली चैटलर कहता है टेम्परेचर कम करना चाहिए, लेकिन हैबर में थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फॉर द सेक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे 13 पे, ये भी वही है, सेम टू सेम, जैसे हैबर प्रोसेस है ऐसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, तो इसके लिए भी ऑप्टिमम कंडीशंस दी होती हैं, वो आपने कर लेनी है। 14 है, व्हाट इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो इसमें वो जो हमारे पास के डब्ल्यू वाला है वो आपने साबित करना है। डिफाइन पी एच एंड पी ओ एच, एग्जाम्पल्स इसमें लाजमी दें। डिराइव रिलेशनशिप फॉर के ए एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं, और ये कब कितनी वैल्यू हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपने सारा इसमें बताना है। इसके बाद है व्हाट इज़ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता होता है। डिराइव रिलेशनशिप फॉर के बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन पी के ए एंड पी के बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट विद एन एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ NaCl कैन बी प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं जल्दी से जी। चैप्टर नंबर 8 बस वाइंड अप होने वाला है। 22 है, डिफाइन बफर सॉल्यूशंस, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई वी नीड बफर सॉल्यूशंस, वो ये बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे ब्लड में इसकी ज़रूरत होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसमें यूजेस होते हैं, मेडिकल फील्ड में इसके यूज, वो सारा आपने इसमें लिखना है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं। 24 है, डिफाइन बफर कैपेसिटी, राइट फार्मूलाज फॉर द टू कैलकुलेट द पी एच एंड पी ओ एच ऑफ बफर सोल्यूशन, ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इनका हैंडरसन वाला वो जो इक्वेशन वाला फार्मूला है वो लिखना होता है। पी एच इज इक्वल टू pKa plus concentration of salt log into concentration of salt ओवर एसिड, ये pH के लिए होता है, और बेस pOH के लिए जब आपने लिखना है ऊपर सॉल्ट नीचे बेस आ जाना है, ठीक है, ये फ़र्क होता है, आपने देख लेना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास 25, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विद एन एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है। हाउ कॉमन आयन इफेक्ट KSP, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो 10 है, 12 है, 22 है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम अगले चैप्टर पे 9 पे। सर जी पीछे आपने थोड़ा ये कहा था कि ये सिर्फ 30 से 40 मिनट की होगी, अब तो ये 50 मिनट तक जा रही है, तो भाई कोई बात नहीं है, आप इतना टाइम देखें, 11 चैप्टर्स भी तो हैं जिनके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बताए हैं, ठीक है जी, एक्सप्लेन किए। 9 है हमारे पास, डिफाइन मोलैरिटी विद इट्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से शुरू किया है। इसके अलावा परसेंटेज वो जो होती है वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, ये इस तरह जो भी हैं उसको भी देख लेना है, लेकिन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है। डिफाइन द टर्म मोलैलिटी विद इट्स फार्मूला, व्हाट इज़ द पार्ट्स पर मिलियन, गिव एग्जांपल, डिफाइन मोल फ्रैक्शन विद एग्जांपल्स। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ वो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, ठीक है ना, जैसे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी, ये भी एक्सरसाइज में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखे, वो आगे चल के बताता हूँ। 5 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, गिव सम एग्जांपल, यहाँ पे गिव के थोड़े से स्पेलिंग गव लिख दिया मैंने, तो खैर ये मैंने खुद ही टाइप किया हुआ है ना सारा, तो 1-2 दिन लगा के तो पहले मैंने टाइप किया, अब मैं काफ़ी देर से ये वीडियो बनाई जा रहा हूँ, ठीक है ना, इस वक्त शाम का टाइम, बल्कि शाम क्या रात का टाइम है, और 2 घंटों से मैं ये मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप 1 घंटा इसको कम से कम देख सकते हैं, मेरी 2-3 दिन की मेहनत है इस पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था, नहीं, व्हाट आर पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कॉन्जुगेट सोल्यूशन एंड क्रिटिकल और अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, कॉन्जुगेट सोल्यूशन बताना है, क्रिटिकल और अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर ये उसी में आता है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स में।
डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये जो 6 है ना कॉन्जुगेट वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 7वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिव ऑल 3 स्टेट, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राउट्स लॉ की तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में आपने लिखना है। तीनों इकट्ठे नहीं पूछता, अलग अलग पूछता है, लेकिन ये आनी चाहिए आपको। अच्छा, इसके बाद है व्हाट आर जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, व्हाट आर सॉलिबिलिटी कर्व्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट देयर नेम्स एंड कंडीशंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर कोई कह भी दो, नहीं भी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास वाई सम प्रॉपर्टीज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट शॉर्टली। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम क्यों कहते हैं ऐसा, ये कम आता है लेकिन आ सकता है। व्हाट आर एबिलियोस्कोपिक के बी एंड क्रायोस्कोपिक के एफ कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों कॉन्स्टेंट है। वन इज़ फॉर बॉइलिंग पॉइंट, द अदर इज़ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। वन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। कॉन्स्टेंट है फॉर 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ एनी लिक्विड, लाइक वाटर के लिए अलग होगा, एथनॉल के लिए अलग होगा, क्लोरोफॉर्म के लिए अलग होगा। ये हर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट चेंज होता है, लेकिन फॉर अ सिंगल सॉल्वेंट ये कांस्टेंट रहता है किसी गिवन मोलैलिटी पे। खैर आगे बढ़ेंगे। 14 है हमारे पास, राइट अजम्पशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो अजम्पशंस हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए होती हैं। तो सॉरी एप्लीकेशंस हैं, सॉरी नॉट अजम्पशंस, एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपने लिखनी है, 3-4 हैं, ये एक्सरसाइज में भी हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है 15 क्वेश्चन, डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो। चार्ज टू साइज रेशियो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ये ज़्यादा होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट ये पीरियड में क्या होती है, यस बढ़ती है, टॉप टू बॉटम ये कम होती है ग्रुप्स के अंदर। अच्छा 16 है हमारे पास क्वेश्चन 16, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। मैंने इकट्ठी कर दी हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रेट्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस, सबकी डेफिनेशंस विद देयर एग्जांपल्स करना है। वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर, मतलब कॉपर सल्फेट को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे दे प्रोड्यूस H2SO4 एंड CuOH twice. CuOH twice weak base है, H2SO4 strong acid है, that is why the overall nature of this solution will be acidic. Similarly आपके इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपने अकॉर्डिंगली फिर आंसर कर देना। मोस्ट प्रोबेबली यही आता है। CuSO4 को हम नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है जी, उर्फे आम में। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन 6 और 12 को बहुत 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 अच्छे से कर लेना है। यहाँ से मुझे लगता है दोनों शायद आ जाएँ क्वेश्चन, लेकिन अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल ऑफ चैप्टर से उठाएगा, एक यहाँ से, तो फिर आपका बैलेंस हो जाएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 9 हमारा सॉल्यूशंस था। बाद में मुझे याद आता है कि चैप्टर का नाम भी बताना था। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपने डिफाइन करना चाहे तो इसमें आप गिल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक कंडक्शन। ठीक हो गया, दोनों में क्या फ़र्क है। मेटालिक कंडक्शन में जैसे हम तारों वगैरह में से करंट देखते हैं गुजरता हुआ, ये वो होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जैसे बैटरीज वगैरह में कंडक्शन होती है। ठीक है, तो इनमें दोनों में फ़र्क होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन गिल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लो जी, चौथा मैं वैसे भूल गया किसी का। चलो यहाँ पता नहीं क्या था क्वेश्चन, मेरे ख्याल में ये था इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करें शायद। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस एंड। लो जी इतने आ गया, वहाँ पे कोई और ही था। चलो खैर पता नहीं कौन सा था, मुझे जल्दी जल्दी याद भी नहीं आ रहा। छठे देखते हैं, हाउ सोडियम मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाउन सेल। ये डाउन सेल से सोडियम मेटल को कैसे तैयार करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन करना है जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन फॉर्म में हो। वहाँ आप NaNO3 या KNO3 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपने स्पेसिफिकली डाउन सेल के बारे में बताना है तो यहाँ पे NaCl ही लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेल्सन सेल के बारे में बताएं, जैसे कास्टिक सोडा इससे हम तैयार करते हैं, या एक्सप्लेन करें कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस मीडियम में होता है। तो मतलब मैंने ना किया क्या यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ 1 मिनट लेके। ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना, इनकी दो स्टेटमेंट्स हैं। दोनों में से कोई भी आ जाए ना, पहली में से दोनों में से कोई स्टेटमेंट दे दे, आप डाउन सेल ही लिख दें। दूसरे में से कोई दोनों स्टेटमेंट दे दे तो आपने सिर्फ नेल्सन सेल के बारे में ही लिख देना है। ठीक है, आपका आंसर सही कंसीडर होगा। अगर वो स्पेसिफिकली देगा फिर तो उसके अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। अगर जनरलाइज करके देगा तो ये ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां है हमारे पास, व्हाट इज़ एनोडाइजेशन ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम को Al2O3 में कन्वर्ट करना ताकि उसकी वो क्रोइन फ्री हो सके, एयर रेजिस्टेंट हो सके, और उसके साथ कलर्स वगैरह भी इसमें ऐड कर दिए जाते होते हैं। बहरहाल नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या सॉल्ट ब्रिज कैसे न्यूट्रलिटी को कायम रख पाती। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद है। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, व्हाट इज़ SHE। SHE लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है,
राइट द वर्किंग ऑफ अल्कलाइन सिल्वर ऑक्साइड एंड निकल कैडमी बैटरी। ये 3 बैटरीज हैं, अलग अलग मैंने यहाँ पे लिखनी थी लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में बना के लिख दिया। ये कभी कभी आ जाती होती हैं, खासतौर पे निकल कैडमियम सिल्वर ऑक्साइड, ये दोनों अल्कलाइन भी दे देता है। इनकी इक्वेशंस लाजमी याद रखनी, जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, वैसे इक्वेशन पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 14 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। तो इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं पेपर में आते उनमें से उठा लेता है, तो इसको अच्छे से करना है क्वेश्चन नंबर 16 को। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। अगर तो आपने वीडियो जो है ना वो स्किप कर करके जाके देखी है ना, तो फिर तो शायद आपने जल्दी देख लिया, अदरवाइज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ले लिया, सर भी खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर हमारा 11 है और ये है रिएक्शन काइनेटिक्स। और इसमें जो पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन रिएक्शन काइनेटिक्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स भी साथ लिख दें इनके जब आप डिफाइन करें। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये आपने इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और जो के है उसको आपने साबित कर देना है रेट के बराबर। ये हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चौथा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड, गिव एन एग्जांपल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम्स ऑफ फिजिकल मेथड्स टू डिटर्मिन द रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्ट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 4-5 मेथड्स हैं, नाम लिखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिराइव रिलेशनशिप टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विद द हाफ लाइफ पीरियड, ये पूरी डेरिवेशन है आ जाती होती है। 11 है हाउ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द केमिकल रिएक्शंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लो जी, बाबर आजम की 50 हो ना हो, टाइम की 50 होने वाली है। खैर चैप्टर नंबर हमारा 11 आखिरी चल रहा है। 15वां क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कैटालिसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 है व्हाट इज़ ऑटो कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस, गिव एग्जांपल्स, सबकी एग्जांपल्स आपने साथ साथ मेंशन जरूर करनी है। 17 है व्हाट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, इसको हम कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा 18 है हमारे पास, अ कैटलिस्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू रिएक्शन जस्टिफाइड एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स। ये फॉर्मिक एसिड देखें ना, इसमें 2 कैटलिस्ट यूज़ किए गए हैं, तो दोनों दफ़ा जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट आती हैं, तो ये एग्जांपल्स आपने इलेबोरेट करनी है। 19 है फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज़ मोर इफेक्टिव जस्टिफाइड, जिसको हम फाइनली डिवाइडेड को हम कहते हैं ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया करके जब हम कैटलिस्ट को लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपकी कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है। 20 है व्हाट इज़ एंजाइम कैटालिसिस, ये भी गिवन है। 21 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ये भी आपने बतानी है। आखिरी स्लाइड है जिसमें मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बता देने और साथ में आपका थैंक यू कर देना है, बल्कि थैंक यू तो आपको मुझे बोलना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर अच्छे अच्छे रिमार्क्स कमेंट्स किया करें, मैं पढ़ता हूँ, खुश होता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और देख लें आखिरी स्लाइड भी। तो इसमें जो चैप्टर नंबर हमारा 11 है, इसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आपने बहुत बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा एंड पे मैं आपके लिए दुआगो भी हूँ, आपके लिए नेक तमन्नाएँ। अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।